सो हे एवरीवन, एक्चुअली कुछ एक दो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ आपको। एक रूल 86 भी नया आया है तो उसको ध्यान में रखना। सबसे पहले तो रूल 86 बी के अंदर क्या होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका अटैम्प्ट कल मतलब 29 मई 2022 को जिनका अटैम्प्ट है, ठीक है। रूल 86 बी आईटीसी के अंदर आया। बेसिकली रूल बोलता क्या है, रूल ऐसा बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट। ये गवर्नमेंट कोविड के अंदर लेके आई थी। किस लिए लेके आई थी रिस्ट्रिक्शन? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, पहले इधर देखो। रिस्ट्रिक्शंस क्या बोलता है कि आप अपनी है ना, जितने आपके पास क्रेडिट पड़ी है ना, उसका 99% ही यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी निकल के आ रही है। मान के चलो मेरी लाइबिलिटी निकल के आ रही है 30 लाख रुपीज़ की, ठीक है। मेरी लाइबिलिटी निकल के आ रही है 30 लाख रुपीज़ की, तो गवर्नमेंट, और मेरे पास क्रेडिट पड़ी है मान लो 40 लाख रुपीज़ की। मेरे पास क्रेडिट पड़ी है 40 लाख रुपीज़ की और मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है 30 लाख रुपीज़ की। तो गवर्नमेंट मेरे को ऐसे बोलती है कि आप एक काम करो, आप है ना पूरा का पूरा 30 लाख रुपए यूज नहीं कर सकते। आपकी जितनी जीएसटी की लायबिलिटी है ना, उसका 90% आप यूज कर सकते हो, मतलब 99%, सॉरी 99% आप यूज कर सकते हो, मतलब 1% आप यूज नहीं कर सकते। मतलब आई कैन यूज 29.7 लाख रुपीज, ठीक है। 29.7 लाख रुपीज में यूज कर सकता हूँ, 30,000 को यूज नहीं कर सकता। सवाल ये आता है कि 30,000 डिसअलाउ हो गया, नहीं डिसअलाउ नहीं। अब आपके पास क्रेडिट कितनी बचेगी? अब आपके पास बचेगी 10,30,000 रुपीज की क्रेडिट रह जाएगी, क्योंकि पहले 40 थी, अब उसमें से 29.7 यूज कर सकते हो। आप वो फ्यूचर में यूज कर लेना। वो इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के अंदर ये तुम्हारा कोविड वाला पीरियड था, उस टाइम कैश की दिक्कत थी, तो गवर्नमेंट बोलती कैश का फ्लो होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आई। अब इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, किन किन लोगों पे लगेगा ये प्रोविजन। तो ये उन लोगों पे लगेगा जिनका जिनका क्या होगा, देखो एक्सेप्शन टू द रूल 86 बी। इधर इसको भी छोड़ो, काम की बात पे आओ कि किन किन लोगों पे लगेगा ये प्रोविजन। तो ये उन लोगों पे रहेगा जिनका जो टैक्सेबल सप्लाई है ना, वो 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। टैक्सेबल सप्लाई कितना? 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। मैं जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ टैक्सेबल सप्लाई अगर आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। एग्जाम सप्लाई भी नहीं बोल रहा मैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं बोल रहा। अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से कम है तो उन लोगों पे प्रोविजन नहीं लगा। कुल मिला के बड़े लोगों पे लग रहा है, बड़े लोगों पे लग रहा है, ठीक है। छोटे लोगों पे नहीं लगा रहा है। तो जिनका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है उन लोगों पे प्रोविजन लगेगा। ये देख लो एग्जाम्पल क्या है। मान के चलो कि टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है, 100 लाख रुपीज है, ठीक है। और इनकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी है, 18 लाख रुपीज जीएसटी लायबिलिटी निकल के आई है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा है 20 लाख रुपीज का, ठीक है। तो जीएसटी लायबिलिटी तो भले ही 50 लाख से कम है, कोई दिक्कत नहीं, पर टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि आप, आपका रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपका रिस्ट्रिक्शन कैसा है कि आप अपनी 99% ही लायबिलिटी यूज कर सकते हो। 99% ही लायबिलिटी यूज कर सकते हो, मतलब 18,000 रुपीज की। अब आपको 18 लाख रुपए की क्रेडिट ना मिलकर उसमें से 18,000 रुपीज की क्रेडिट कम मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बस ये थोड़ा सा पॉइंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। एक पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगता है कल एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो कि तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कॉन्सेप्ट आता है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के अंदर 4 वर्किंग डेज वाला चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, इसमें क्या होता है, वो 4 वर्किंग डेज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स वाला क्वेश्चन कल आईसीआई पूछ सकता है। तो इसके अंदर है ना, ये तो आपको पता ही है कि 2 रेट अगर ओल्ड होंगी तो ओल्ड रेट लगेगी, 2 रेट नहीं होंगी। जैसे 3 इवेंट होते हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। अब 3 में से अगर 2 इवेंट पहले के होंगे तो ओल्ड रेट लगेगी, और 2 रेट बाद के होंगे तो न्यू रेट लगेगी। तो आपको पता ही है, मेजोरिटी रूल लगाते हैं अपन। अब पेमेंट की अपन क्या कंडीशन देखते थे, तो पेमेंट की अपन ऐसी कंडीशन देखते थे कि इधर बैंक अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, बैंक ऑब्लिक बुक्स विच एवर इज अर्लियर, यही अपन पेमेंट की कंडीशन देखते थे, ठीक है। लेकिन अब लॉ मेकर ऐसा बोलता है, ये नया रूल आया है, इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार मेरे को एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है। नहीं आया इस बार तो अगली बार देखने को मिलेगा। तो क्या बोल रहा है ये अपन डेट क्या मानते थे पेमेंट की, बैंक्स और बुक विच एवर इज अर्लियर, यही अपन पेमेंट की डेट माना करते थे। लेकिन अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है, लॉ मेकर ऐसे बोल रहा है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज करो, ये मैं ऑलरेडी कल मैराथन में चीजें बता चुका, लेकिन कुछ हाइलाइट्स थे जो बताने जरूरी थे। 1 नवंबर को मान के चलते हैं कि सप्लाई की डेट है, 6 नवंबर को मान के चलते हैं इनवॉइस की डेट है, ठीक है। 4 नवंबर को मान के चलते हैं पेमेंट क्रेडिटेड इन बुक्स अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। 5 नवंबर को क्या हो रहा है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मान लो 5% से अब 12% हो रही है रेट। और मान के चलो 11 नवंबर को क्या हो रहा है, पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, ठीक है। अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अब देखो रेट कब बदली, 5 नवंबर को बदली। अब उससे पहले एक इवेंट हो गया सप्लाई, और अपन पेमेंट की क्या डेट मानते थे, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट की अब ओल्ड लॉ के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, पेमेंट की डेट भी 4th हो जाएगी, तो ओल्ड रेट लगेगी, मतलब 5%, ठीक है।
अब लॉ मेकर क्या प्रोविजन लेके आया कि जब से रेट चेंज हुई है, मतलब 5 नवंबर से, अगर 5 नवंबर से 4 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, अगर 4 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट अगर बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है तो क्या होगा, तो अभी तक जो अपन प्रोविजन पढ़ रहे थे ना पेमेंट के लिए, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, वो ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अपने केस के अंदर 4 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, कहां से, 5 नवंबर से कैलकुलेट करेंगे अपन। बच्चे 4 नवंबर से करके आएंगे एग्जाम के अंदर, बहुत सारे अगर क्वेश्चन आया, लेकिन आपको 5 नवंबर से कैलकुलेट करना है जहां से रेट चेंज हुई है। तो भैया 4 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट नहीं आया, 9 तारीख तक तो नहीं आया पेमेंट, क्या होगा 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो अब प्रोविजन क्या लगेगा, पेमेंट की जो अपन डेट मानते थे ना बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, तो अपन बुक्स को भूल जाएंगे, तो जो बैंक की डेट हो गई वही अपन डेट मानेंगे, दैट इज 11th ऑफ नवंबर ही डेट मानेंगे, ठीक है, 11th ऑफ नवंबर। तो पेमेंट की डेट अपन अब तक 4 नवंबर मानते आ रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट बोली नहीं 11th मानो, 11 मानोगे तो 2 इवेंट नए हो गए, अब नई रेट लगेगी 12%, नई रेट लगेगी 12%, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब नई रेट कौन से दिन की लगेगी, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब 6 ऑफ नवंबर विल बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई की डेट कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानते, चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स केस में मैं मान के चल रहा हूँ, आपको चैप्टर की नॉलेज है, ठीक है। ये ऐसा प्रोविजन क्यों लाई गवर्नमेंट, क्योंकि लोग पता है क्या कर रहे थे, बुक्स के अंदर डमी एंट्री कर देते थे बैक डेट में जाके, जिससे टैक्स रेट कम देनी पड़े। जैसे सपोज करो, मान लो एक्चुअल लाइफ में मैंने अभी तक एंट्री करी नहीं, पेमेंट 11 को आ रहा है, मान लो मैंने एंट्री करी नहीं, मैं जानबूझ के जिस दिन रेट चेंज हुई ना उससे एक दिन पहले की डेट दिखा दूंगा, जिससे मेरे को क्या होगा, ओल्ड रेट में बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि पेमेंट की कंडीशन क्या थी, बुक्स और बैंक, तो लूप होल था, इसका बेनिफिट ले रहे थे, इसको रोक दिया। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया 4 दिन के अंदर, अगर आप 4 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स से, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 दिन के बाद भी आता है, तो फिर लॉ मेकर ने ऐसा प्रोविजन बनाया। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, और भी मैं कुछ चीजें वीडियो डालता रहूंगा, थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ठीक है, नया ही चैनल बना है, तो आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि भाई थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, भले एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन करे तो। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।